हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? लास्ट क्लास में हमने वाइगोस्की की बात करी थी और उससे पहले हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था कि क्या कहते हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके। नहीं देखी हैं आपने क्लासेस तो प्लीज़ आप जीन पियाजे की और वाइगोस्की दोनों की क्लासेस अटेंड करिए। और जो हम पहले कर चुके हैं ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेजेस टाइप्स सब क्लासेस देखो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी हमें मिस नहीं करना है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड करी हो तो प्लीज़ आप अटेंड कर लीजिए। और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे क्या है इनकी थ्योरी। अगर किसी ने पहले दिया होगा सीटेट या कोई अगर फर्स्ट टाइम भी दे रहा है तो उसको पता होगा कि कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी है। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट पे इन्होंने बात की थी, ठीक है ना। कोलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। थर्ड जो पिक है ये कोलबर्ग की, आप चाहें तो देख सकते हैं थोड़ा इसे। ये है हमारे कोलबर्ग जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर अपने विचार व्यक्त करे थे, ठीक है ना, अपने विचार दिए थे। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2। जो लोग हमारी क्लासेस डेली देख रहे हैं ना, मेरी क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा ये जो क्लासेस है सीडीपी की ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हैं, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो मैं यही कहूँगी हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं शाम को 7 बजे सीटेट की। और वैसे हमारा मॉर्निंग 11 बजे मंडे टू फ्राइडे बैच भी होता है एल्टीग्रेड बायोलॉजी। और जो लोग यूपी टीजीटी बायोलॉजी की कर रहे होंगे तो उनके लिए भी वो बैच काफ़ी हेल्पफुल है। सिलेबस सेम ही है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सीटेट की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। चलिए पढ़ते हैं क्या कहा है कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को लेके। मोरल रीजनिंग क्या है? मोरल रीजनिंग चलिए देखते हैं। मोरल रीजनिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल मेक दैट डिसीजन अबाउट what is right and wrong, fair or unfair, just or unjust. It involves thinking about ethical principles, societal rules, consequences and personal values when faced with a moral dilemma. मोरल रीजनिंग क्या है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक डिसीजन लेता है क्या सही है क्या गलत है, ये सोच के क्या करना सही रहेगा, क्या उसका नतीजा होगा, सोसाइटी रूल्स को लेके, कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो वो कर रहा है उसके बाद उसका क्या असर पड़ने वाला है, एथिकल प्रिंसिपल्स हो गए। सब कुछ सोच समझ के जो डिसीजन ले रहा है यही प्रोसेस है मोरल रीजनिंग का। क्लियर? जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है सही और गलत सोच के, न्याय और अन्याय के बारे में सोच के। क्लियर हो गया आपको? चलिए ये एक छोटा सा मैंने पिक एडिट कर दिया ताकि इससे थोड़ा सा क्लियर हो कि कौन सा सही रास्ता है कौन सा गलत है। आपको पता होना चाहिए ना, ये भी पता होना चाहिए आपके फ्रेंड सर्कल में कौन सही है कौन गलत है, आपको किसकी कंपनी के में रहना चाहिए और किसकी नहीं, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत है। या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं छोटे बच्चे चोरी भी अगर कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है पता होना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा आगे। तो ये सब क्या है? मोरल रीजनिंग है। मोरल रीजनिंग इज अ थॉट प्रोसेस पीपल यूज टू डिटरमाइन वेदर एन एक्शन इज मोरली राइट और रॉन्ग। मोरल रीजनिंग ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो मोरली राइट है, मतलब सही है या नहीं, उसका नतीजा जो होगा वो सही होगा नहीं होगा, उसका क्या असर पड़ेगा आप पे भी और आपसे जुड़े लोगों पे भी उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। तो ये है मोरल रीजनिंग, एक थॉट प्रोसेस जिसमें आप एक डिसीज़न लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है। इसका पर्पस क्या है? हेल्प इंडिविजुअल्स जस्टिफाई देयर एक्शन और अंडरस्टैंड एक्शन ऑफ अदर। इससे क्या है, एक बंदा जस्टिफाई करता है, समझ सकता है जो उसके एक्शन है, मतलब जो वो कर रहा है और जो सामने वाला कर रहा है उसको भी।
इम्पॉर्टेंट है ये मोरल डेवलपमेंट के लिए भी और एथिकल डिसीजन मेकिंग इन सोसाइटी। आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसके लिए मोरल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किस पे बेस्ड हो सकता है? वैल्यूज़ पे, बिलीव्स पे, है ना। लॉज हैं, रूल्स हैं, सब सोसाइटी के अलग लॉ होंगे, रूल्स होंगे, सोशल नॉर्म्स होंगे, कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं उसका आगे क्या असर पड़ेगा, क्या नतीजे होंगे, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन सही है या गलत है, इंटेंशंस बिहाइंड एक्शन। समझ आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? बढ़े आगे, चलिए। एग्जाम्पल, if a student sees another student stealing food because they are hungry, their moral reasoning will involve। देखो, कोई बच्चा है वो खाना चोरी कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसे भूख लग रही है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खा सके। तो इसमें क्या क्या मोरल रीजनिंग इन्वॉल्व होंगी? क्या चुराना गलत है? क्या कोई ज़रूरी है, ज़रूरतमंद है, उसकी हेल्प करना सही रहेगा? अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो ये सारी मोरल रीजनिंग हो गई जो चल रही हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? अगर कोई भूखा बच्चा है, खाना चोरी कर रहा है, तो क्या करेंगे? डांटेंगे? कंप्लेन करेंगे? उस बच्चे के पास इतने पैसे नहीं हैं, सफिशेंट मनी नहीं है कि वो खाना लेकर भी खा सके और उसे बहुत भूख लग रही है, तो ये सब चीज़ें चलेंगी ना माइंड में। ये सब मोरल रीजनिंग है। कनेक्शन विद कोलबर्ग्स थ्योरी। देखो, कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी थी मोरल डेवलपमेंट में। टोटल 3 लेवल्स थी, हर लेवल में 2 स्टेजेस थी। हम अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उसकी टेंशन ना लो। तो जो इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी मोरल डेवलपमेंट पे, वो शो कर रहा था क्या? मोरल रीजनिंग कैसे एज के साथ कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे अगर यंग चिल्ड्रन होंगे तो उनका रीज़न पनिशमेंट और रिवॉर्ड से होगा कि हम ये काम करेंगे तो हमें प्राइज़ मिलेगा, या हम करेंगे ऐसी चीज़ तो हमें डांट पड़ेगी। टीनेजर होंगे वो रूल्स और अप्रूवल की बात करेंगे, और एडल्ट्स होंगे वो जस्टिस, न्याय, अन्याय, प्रिंसिपल्स, इन सब की बातें करेंगे। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो मोरल डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है ना। एज के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। देखो, कोलबर्ग जो थे ना, इन्होंने क्या किया था? स्टोरीज सुनाते थे डिफरेंट। उनमें से इनकी एक फेमस स्टोरी थी हैंस डिलेमा, है ना। हैंस डिलेमा, हैंस डिलेमा। ये हैंस डिलेमा क्या है, पता है किसी को? चलिए हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, जो हैंस थे ना, इनकी एक स्टोरी सुनाई कोलबर्ग ने, एक इसको हाँ नाम दिया हैंस डिलेमा। इसमें क्या था? हैंस की जो वाइफ है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, किसी डिसीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से वो मरने वाली है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर ने कहा एक ऐसी मेडिसिन है जिससे उसकी वाइफ की जान बच सकती है ना। एक नई मेडिसिन है जिससे उसकी वाइफ की जान बच सकती है, वो बच सकती है, सरवाइव कर सकती है। अब ऑफ कोर्स उसकी वाइफ की बात है, वाइफ क्या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, है ना। वैसे तो वाइफ की बात है इसमें जो स्टोरी के अकॉर्डिंग है, तो ऑफ कोर्स वो दवाई ले आएगा, है ना। तो फिर क्या हुआ? वो जो दवाई है सिर्फ एक केमिस्ट के पास ही थी, ठीक है। एक ही केमिस्ट के पास वो मेडिसिन थी, लेकिन उसने क्या किया? उस मेडिसिन के 10 टाइम्स रेट बढ़ा दिए। इमेजिन, अगर वो 10,000 की थी तो उसने 1,00,000 की कर दी। या आप इमेजिन करिए 1000 की थी तो उसने 10,000 की वो दवाई का प्राइस कर दिया बेचने के लिए। हेंस के पास इतने पैसे नहीं थे, है ना, उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं था कि वो उस मेडिसिन को अपनी वाइफ के लिए ला सके। लेकिन कोशिश तो करनी ही थी, जोड़ जाड़ के फिर भी उसने आधे पैसे जमा कर लिए, 5,000। केमिस्ट के पास गया, उसने उसे रिक्वेस्ट करी, भले अगर 1000 की मेडिसिन थी वो 5000 दे रहा है, लेकिन उसने उस मेडिसिन का जो प्राइस था वो 10 टाइम्स कर दिया, उसने कर दिया 10,000। उसके पास इतने सफिशिएंट थे ही नहीं ना, सफिशिएंट मनी उसके पास नहीं था कि वो मेडिसिन 10,000 में ले सके। ये एग्जाम्पल है, हो सकता है 10,000 वाली 1,00,000 की हो, आप इमेजिन कर लीजिए 10 टाइम्स कर दिया। उसने अपने रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबसे जोड़ जाड़ के उसने 5,000 का बंदोबस्त कर लिया। उसने केमिस्ट को रिक्वेस्ट करी कि वो 5,000 में दे दे, वो नहीं माना। हेंस ने ये भी कहा कि वो जो है बाद में रिटर्न कर देगा उसको पैसे मेडिसिन के, और उसने बताया भी कि उसकी वाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है
और उस बीमारी की वजह से वो मरने वाली है, सिर्फ यही वो दवाई है जिससे वो बच सकती है। तो उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं बाद में पैसे दे दूँगा, पर जो केमिस्ट था वो नहीं माना। ठीक है ना, केमिस्ट नहीं माना भाई, लालची था, है ना, लालच था उसे पैसे का। उसे क्या मतलब कोई जिए या मरे, है ना, कुछ कहते हैं ना फीलिंग ही नहीं थी, इमोशनलेस कह सकते हैं। तो उसने उसको वो मेडिसिन नहीं दी और मना कर दिया उसने। अब वो बैठा तो नहीं रहता, उसने क्या किया, केमिस्ट का जो स्टोर था उस पे रात को जाके दवाई चुरा ली। ठीक है ना, उसने स्टोर मतलब उसका लॉक तोड़ के वो मेडिसिन चुरा ली अपनी वाइफ के लिए। करेगा ही ना, अपनी बीवी की ज़िंदगी तो बचाएगा ही। तो अब कोलबर्ग ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे कि जैसे कि बच्चों से, लोगों से, उसे क्या करना चाहिए था, क्या उसे चोरी करनी चाहिए थी, जो उसने किया वो सही था। तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं इससे रिलेटेड कि सही था चोरी करना या गलत था, कोई कहेगा सही था, कोई कहेगा गलत था। एज के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग मोरल डेवलपमेंट होगा, अलग अलग मोरल रीजनिंग होगी, सबकी सोच अलग होगी, है ना। कोई कहेगा उसने सही किया, अपनी बीवी की जान तो पहले बचाएगा ही, फिर बाद में देखा जाएगा, जो होगा पुलिस आएगी सब देखा जाएगा, पहले ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। कोई कहेगा नहीं उसने गलत किया, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो सबकी अलग अलग सोच थी, एज के अकॉर्डिंग सबकी अपनी अपनी सोच थी, अपनी थिंकिंग थी, है ना, थॉट्स थे, अलग अलग मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सबके अपने अपने विचार थे। चलिए हम वन बाय वन ये स्टेजेस देखते हैं। तो टोटल 6 स्टेजेस थी, 3 लेवल्स थी, पर लेवल 2 स्टेजेस थी। पहली आ जाती है हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है ना, इसमें आ जाते हैं 3 to 7 ईयर्स के एज के। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहते हैं। मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो मोरल रीजनिंग है इस लेवल पे, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल पे, किस बेस पे होगी कि इसके क्या नतीजे होंगे, जैसे कि पनिशमेंट या रिवॉर्ड। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल की ही स्टेज 1 है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। रूल्स आर फिक्स्ड एंड मस्ट बी ओबेड। रूल फिक्स्ड है और सबको इसका पालन करना है। मोरल डिसीजन आर बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट। जो बच्चे इससे रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे वो किस रिलेटेड लेंगे, पनिशमेंट को अवॉइड करने से रिलेटेड। जैसे बच्चा अगर बात मान रहा है तो क्यों मान रहा है, कि अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो मेरी डांट पड़ेगी या फिर मुझे पनिश किया जाएगा। तो इस डर से बच्चा क्या कर रहा है, बात मान रहा है। तो उसकी मोरल रीजनिंग किस बेस पे हुई, पनिशमेंट के बेस पे। या फिर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे इनाम मिलेगा, और अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे पनिश किया जाएगा। तो बच्चा किस बेस पे उसकी मोरल डिसीजन ले रहा है, वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पे। अगर मैंने अच्छा काम किया तो मम्मा पापा खुश हो जाएंगे, मुझे घुमा लाएंगे, या मुझे टॉय दिला देंगे, मुझे कोई गिफ्ट देंगे। और अगर मैंने गलती करी, शैतानी करी, तो क्या होगा, मम्मा पापा मुझे पनिश करेंगे, या फिर टीचर मुझे पनिश करेगी। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो जो मोरल डिसीजंस होंगे इस एज में वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पे लिए जाएंगे। क्लियर, कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके क्या नतीजे होंगे, पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। ये थी लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्लियर हो गई ये स्टेज आपको। नेक्स्ट स्टेज देखें। चलिए, अच्छा अगर क्लासेस अच्छी लगती हों, सब कुछ समझ आता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। देखते हो लाइक नहीं करते, कर दिया करो, क्या जाता है लाइक करने में। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मैं भी मोटिवेट होती रहती हूँ, है ना। चलो, नेक्स्ट स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है ना, इसे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कह सकते हैं। स्टेज 2 है ये, लेवल 1 की है, 3 to 7 ईयर्स का ही इसमें एज जो है 3 to 7 ईयर्स ही है। रिकॉग्नाइज डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। ठीक है, राइट बिहेवियर मीन्स एक्टिंग इन वंस ओन इंटरेस्ट और फॉर अवॉर्ड। इसमें किसकी बात हो रही है, स्टेज 2 में बात हो रही है सेल्फ इंटरेस्ट की, सेल्फ इंटरेस्ट की। इससे बात हो रही है सेल्फ इंटरेस्ट की, एक्सचेंज की। देखो, जैसे कि बच्चे हैं, उसने अपने फ्रेंड की हेल्प करी किसी वर्क को कंप्लीट करने में, और किस लिए करी, कि आज मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, एक्सचेंज। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है, आपका फ्रेंड चॉकलेट खा रहा है, आपके पास चिप्स हैं, तो आपने उसे चिप्स ऑफर करे ताकि वो आपको चॉकलेट करे, एक्सचेंज वाली चीज़ हो रही है।
समझ आई आपको? इसमें क्या हो रहा है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए आपको। मम्मी कोई काम कह रही है, नीचे सब्जी वाला आया, सब्जी ले आओ, बस रुपीस दे देना उसको, मैंने बोल दी क्या सब्जी लानी है। बदले में मम्मी मुझे क्या मिलेगा, अच्छा बचे हुए पैसे तुम रख लेना, 2 4 5 जो बचे वो तुम रख लेना, चलो चॉकलेट ले लेना जो पैसे बचे उसकी, अपने पिगी बैग में रख लेना। तो क्या हो गई, एक्सचेंज वाली ये एज हो गई, ठीक है ना, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यानी हम इसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज में यानी सेल्फ इंटरेस्ट है ना, खुद को चॉकलेट चाहिए तो सब्जी भी ला रहे हो, चॉकलेट चाहिए तो अपने चिप्स भी शेयर कर रहे हो, भले वैसे शेयर नहीं करते अगर उसका चॉकलेट नहीं होती तो। सामने वाला मोमोज खा रहा है और आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, मोमोज खाना है तो आप अपने फ्रेंच फ्राइज भी ऑफर कर दोगे ना, अभी भी कर सकते हो वैसे, है ना, इस एज में भी कर दोगे। क्लियर हो गई? टिट और टैट भी कह सकते हैं वैसे से, है ना। तो मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम साइंस में मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी मैथ्स में कर दूंगा, ठीक है ना। एक्सचेंज वाली बात होगी, सेल्फ इंटरेस्ट की हो गई, तुम अपने इंटरेस्ट के लिए उसकी हेल्प कर रहे हो, कोई दिल में ऐसा कुछ है नहीं कि सामने वाले की हेल्प करनी है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट है। चलो नेक्स्ट बढ़े। क्लियर हो गया ना ये, अपने रिवॉर्ड और इंटरेस्ट की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी लेवल 2, ये है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसमें आ जाएगी आपके 8 to 13 ईयर्स, मोरल रियलिज्म। लेवल 2 स्टेज 3 है ये। इसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। याद रखिएगा, देखिए कोल वर्क से मोस्टली 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। Emphasis on being nice and living up to social expectation, approval of others is important. इसमें क्या, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि सामने वाला आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है। घर में गेस्ट आए हैं, रात में अपना कोई चिप्स पैकेट खा रहे हैं, आराम से शेयर कर रहे हैं कि वो तारीफ़ करेंगे, यार तुम्हारे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, देखो सब कुछ शेयर कर करके खाते हैं, आ रहे हैं तो बड़े अच्छे से, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, क्यों, तारीफ़ होगी ना। रेडी हो रहे हैं, सामने फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं सब, ताकि आपकी तारीफ़ करें, अपनी चीज़ शेयर कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपकी तारीफ़ करे। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। किसके लिए आप चीज़ें कर रहे हैं, ताकि आपको अप्रूवल मिले सामने वाले से, है ना, अप्रिशिएट करें वो लोग कि बच्चा भाई कितना अच्छा है, सब बात मानता है, मम्मी पापा की घर पे मानो ना मानो, बाहर जाके मानोगे, ताकि सब कहें देखो कितना अच्छा बच्चा है ना, सारी बात मानता है मम्मी पापा की। कौन कौन मानता है ऐसे घर पे सारी बात मम्मी पापा की, या सिर्फ सामने लोगों को दिखाने के लिए मानते हो? ऐसे माननी चाहिए, ठीक है ना, गलत बात होती है नहीं माननी। चलो, तो समझ आ गया। आप अगर अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं सामने तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि सामने वाला अप्रिशिएट करे, ठीक है। हेल्प कर रहे हैं फ्रेंड्स की, टीचर का कितना अच्छा, देखो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करता है वर्क कंप्लीट कराने में, है ना। सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि सामने वाला आपको अप्रिशिएट करे, थैंक यू सो मच आपने मेरी इतनी मदद करी, है ना, अप्रिशिएट अप्रूवल पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी स्टेज 4 हो गई, ये लेवल 3 की हो गई, है ना। लेवल 1 स्टेज 1 स्टेज 2, लेवल 2 स्टेज 3 स्टेज 4, लेवल 3 स्टेज 5 स्टेज 6। तो अब हमारी है लेवल 2 की स्टेज 4 यानी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ रूल्स एंड अथॉरिटी। मोरल डिसीजन आर बेस्ड ऑन मेंटेनिंग रूल्स। इसमें जो आपके मोरल डिसीजन होंगे, सही गलत, न्याय अन्याय, सही गलत एक्चुअली, है ना, इसमें हम पहले भी सही गलत की बात करते हैं, तो किस बेस पे होंगे कि सोशल ऑर्डर मान रहे हैं नहीं, मेंटेन है कि नहीं, जैसे कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं, लॉ रूल्स अथॉरिटी, जैसे कि स्कूल गए, आपको कहीं किसी के रुपीज़ मिल गए, आपने टीचर को दे दी, क्योंकि आपको पता है अगर मैं रखूँगा तो ये गलत हो जाएगी, रूल्स के खिलाफ है ना। तो सोशल जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करके चलना है, जो स्कूल के रूल्स हैं उसे फॉलो करके चलना है, उसके बेस पे आप डिसीज़न लेंगे, ठीक है। चीटिंग करना गलत है, चीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो सोशल ऑर्डर है, जो स्कूल के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, सब कुछ क्या है, लॉज हैं, सब गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। चीटिंग नहीं करनी हमें। क्लियर क्लियर क्लियर। पेपर लीक हो जाते हैं, होते हैं आजकल, आए दिन न्यूज़ में आता है, तो क्या करना है, आवाज़ उठाओ उस पर, है ना। ये थोड़ी खुद ही पेपर लेके बस ले लिया पेपर ताकि एग्ज़ाम आप ही क्रैक कर लें सारे, गलत है वो, है ना, रूल्स के खिलाफ है वो। तो इसमें जो मोरल डिसीज़न होंगे वो सोशल ऑर्डर के बेस पे होंगे, जो आप मोरल डिसीज़न लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी लेवल 3, ये है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें यहाँ तक कुछ ही पहुँच पाते हैं 18+ ईयर्स
की एज हो जाएगी इसमें। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, जब आप हक के लिए लड़ रहे हैं ना। लॉज आर सीन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिजिड, रूल्स कैन बी चेंज इफ दे सर्व द ग्रेटर गुड, रूल्स बदल सकते हैं अगर दूसरे की भलाई के लिए हों। ऐसे रूल्स किस काम के जिसमें किसी का भला ही ना, है ना। एक टीचर है, एक स्कूल है, काफ़ी हाई फाई स्कूल है, उसमें पुअर चिल्ड्रन को नहीं ले रहे। करते हैं ना कुछ लोग ऐसे भेदभाव, हमें नहीं करना है लेकिन। तो टीचर फिर भी रूल्स तोड़ के उन बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का हक है ना पढ़ाई पे, तो हर बच्चे का हक है, सब बच्चे बराबर के। आप भेदभाव नहीं कर सकते ना, रिच और पुअर में आप भेदभाव नहीं कर सकते, कौन किस सोसाइटी से है, कल्चर से है, आप भेदभाव नहीं करेंगे। बच्चे सब आपके लिए इक्वल ही हैं, सब आप ही के स्टूडेंट्स हैं। कौन किस जगह से आ रहा है, ठीक है ना, उसकी क्या कास्ट है, रिलीजन है, उससे हमें नहीं रखना मतलब, हमें हमारे लिए सब एक जैसे, हमें भेदभाव नहीं करना। तो क्या हो रहा है, अगर आप किसी के भले के लिए तोड़ रहे हैं इसमें रूल, ठीक है ना, इसमें क्या है इंडिविजुअल राइट के लिए, यानी ऐसे रूल्स का क्या फ़ायदा जो किसी के भले के लिए ना हो। तो किसी के भले के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, रूल्स हैं कि पेपर्स जब तक सब फिल नहीं होंगे, पेमेंट नहीं होगा एडवांस में, इलाज नहीं कर सकते। लेकिन एक डॉक्टर है, ईमानदार है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट ईमानदार डॉक्टर है कोई, ईमानदार भी होते हैं लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, ठीक है ना। तो कोई ईमानदार डॉक्टर है और एक पेशेंट आया, क्रिटिकल कंडीशन है काफ़ी, इतना टाइम नहीं है कि भाई पहले फॉर्म भर रहे हो, फिर पूरा उनका लंबे चौड़े 10 फॉर्म है वो भर के दे रहे हो, तब तक तो पता नहीं क्या ही हो जाए पेशेंट के साथ, है ना। तो वो डॉक्टर ईमानदार है, ठीक है ना, और उसे दिख रहा है ऐसे रूल्स क्या फ़ायदा जो किसी की जान ले लें, तो वो उस रूल को साइड रख के क्या कर रहा है, पहले उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। ठीक हो जाए, फॉर्म तो भरते रहेंगे ना, पहले ज़रूरी क्या है, उसका इलाज होना, है ना, ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है आज। ये नहीं कि रूल्स फॉलो करो, फॉर्म भरवाओ, भले ही बंदा उसके साथ कुछ भी हो। तो ये आ जाएगा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट में, क्योंकि क्या सही, ऐसे रूल का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी के भले के लिए ना हो। तो वो उस रूल को तोड़ रहा है डॉक्टर और पहले अपने पेशेंट की जान बचा रहा है। समझ आया आपको स्टेज 5। स्टेज 6 आ गया यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर ग्राउंडेड। इसमें वही है, न्याय और अन्याय के लिए आवाज़ उठाना, ठीक है, क्या न्याय के लिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उस पर आवाज़ उठाना, जैसे महात्मा गांधी हो गए, और यहाँ तक तो खैर कुछ कुछ ही पहुँच पाते हैं इस लेवल तक। और इसमें क्या हो रहा है, आप दूसरे के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है ना, जो कानून तोड़े जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, जस्टिस है ना, होता है ना, अनशन पे बैठ गए, वो सारी चीज़ें हो गई आपकी इसी में, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए फिर आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्या क्या होंगे क्रिटिक्स, फोकसेस ऑन मोरल थिंकिंग, cultural bias, gender bias, too idealistic and theoretical, not everyone reaches post conventional level। वन बाय वन हम समझते हैं इसे। पहला था फोकस ऑन ओनली ऑन मोरल थिंकिंग नॉट बिहेवियर। उन्होंने सिर्फ मोरल थिंकिंग पे गौर किया, फोकस किया, लेकिन बिहेवियर पे नहीं किया। कोलबर्ग ने स्टडी करी कि पीपल कैसे सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं मोरल इश्यूज पे, बट एक्चुअली वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। एक पर्सन है, अ पर्सन माइट नो व्हाट इज मोरली राइट बट स्टिल एक्ट रॉन्गली इन रियल लाइफ। कई बार होता है लोगों को पता होता है कि ये चीज़ गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, उसके बाद भी क्या होता है, वो चीज़ करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट जब वो सिचुएशन आती है तो आप वही चीज़ गलत करते हैं रियल लाइफ में। तो कोलबर्ग ने स्टडी किया सिर्फ लोग क्या सोचते हैं मोरल इशू पे। अब मैं ही आपसे कुछ भी पूछ लूँ कि बताओ चोरी करना सही है गलत है, अगर डिलेमा में नहीं दूँ तो आप कहोगे कोई कहेगा सही कोई कहेगा गलत। अगर ऐसे डिलेमा की बात करूँ तो नहीं करूँ तो सबके अलग अलग क्वेश्चन के आंसर होंगे। लेकिन जब आप, भगवान ना करे खैर कोई ऐसे डिलेमा में फंसे, बट जब सिचुएशन आती है तो अलग हो जाती है ना कंडीशंस, बंदा कर देता है। तो बिहेव पे उन्होंने एक्चुअली बिहेव पे जो है वो नहीं सोचा, सिर्फ मोरल इश्यूज़ के बारे में लोग क्या सोचते हैं, पर एक्चुअली वो बिहेव क्या कर रहे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं की।
एग्जाम्पल है, समवन सेज स्टीलिंग इज रॉन्ग बट स्टील्स व्हेन दे आर नीड। कोई कहेगा चोरी करना गलत है, लेकिन जब ज़रूरत है तो करेगा। जैसे मैंने बच्चे का बोला, बेचारा भूखा है ना, अब जिंदा रहने के लिए खाना खाएगा, स्टिल अब वो इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई काम कर सके, उसे भूख लग रही है, उसे दिखा खाना, बेचारे ने खा लिया, क्या कहेंगे आप उसे? सही कहेंगे या गलत कहेंगे? स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपकी मोरल डिसीजन भी अलग ही होंगे, है ना, सबके अलग अलग होंगे। तो एक्चुअल में बंदा क्या कर रहा है, वो तो बात ही नहीं करी ना, इन्होंने फोकस ही नहीं किया बिहेवियर पे। बोलने से क्या होता है, बोल दो, हम कभी झूठ नहीं बोलते। कौन बंदा है जिसने आज तक झूठ नहीं बोला? मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ दूसरे के सामने बोलने की अलग बात है कि हमने कभी झूठ नहीं बोला, बट पॉसिबल ही नहीं है यार। ऐसा तो नहीं हो सकता लाइफ में आपने कभी झूठ ही नहीं बोला, इतने सत्यवादी हूँ, नहीं हो सकता। मैं नहीं कहूँगी कि मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला होगा, बोला होगा, ऐसा नहीं है। सब बोलते हैं कभी ना कभी, कई बार भलाई के लिए, कई बार सरप्राइज़ के लिए आप लोग बोल देते हो, पेरेंट्स को सरप्राइज़ दे रहे हो तो बोल देते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी झूठ नहीं बोला, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, है ना। कल्चर बायस थी, ठीक है ना। कोलबर्ग की थ्योरी जो थी वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंडिविजुअलिज्म, जस्टिस और राइट्स की बात करी थी, लेकिन ईस्टर्न और कलेक्टिव कल्चर की बात नहीं करी थी, जहाँ पे कम्युनिटी का वेलफेयर हो गया, वो इम्पॉर्टेंट हो गए, पर्सनल प्रिंसिपल्स हो गए। तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात करी, ईस्टर्न और कलेक्टिव कल्चर की बात ही नहीं करी। कल्चर बायस थी। अच्छा, इनकी ही एक असिस्टेंट थी, ठीक है ना, वो भी इसमें उनके साथ ही थी, असिस्टेंट थी, कैरोल गिलीगन। इन्होंने क्रिटिक किया था, इन्होंने कहा था ये जेंडर बायस है, क्योंकि जो कोलबर्ग की स्टडी थी वो मोस्टली मेल्स के ऊपर थी, उन्होंने फीमेल्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब मेल को लेके पूछ रहे हैं, डिलेमा दिया तो हैंस डिलेमा दिया, मेल था वो भी, ठीक है ना। इन्होंने फीमेल को जो है ना इग्नोर कर दिया अपनी इस, जो उन्होंने रिसर्च नहीं कहूँगी, जो थ्योरी दी जिसमें बात करी, डिलेमा था उनका, उन्होंने जो स्टडी करी मेल्स के ऊपर करी, मोस्टली फीमेल को इग्नोर कर दिया। जो कैरोल गिलिगन थी उनकी असिस्टेंट, उन्होंने इस पे आर्ग्यू किया था, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि वुमेन जो है उसका फोकस रिलेशनशिप्स पे होता है ना, इमोशंस पे, केयर पे, कंपेशन पे। तो उन्होंने इस थ्योरी को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा शी प्रपोज एन अल्टरनेटिव अप्रोच, एथिक्स ऑफ केयर, ठीक है ना। उन्होंने बात करी, देखो मेल्स हैं, अलग उनके व्यूज़ होंगे, फीमेल के अलग होंगे, होता है ना, फीमेल ज़्यादा इमोशनल हो गई, केयरिंग हो गई, रिलेशनशिप्स वाली चीज़ हो गई, तो वो उसके बेस पे डिसीजन लेंगी। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये इन्हीं की असिस्टेंट थी, कोलबर्ग की ही। टू आइडलिस्टिक एंड थ्योरेटिकल, कोलबर्ग की जो स्टेजेस थी वो बेस थी आइडल मोरल रीजनिंग पे, पर रियल लाइफ में जो लोगों के इमोशंस होते हैं उनके ऊपर प्रेशर है, सिचुएशन, देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेशर आता है ना, अलग अलग कंडीशन से सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, दबाव आ रहा है, इमोशंस हैं, तो उसके बेस पे इंसान डिसीजन कुछ और लेता है। बट अगर आप नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है कुछ पूछेंगे तो उसका आंसर अलग होगा, लेकिन जब वो रियल लाइफ में उस कंडीशन में होगा, सिचुएशन में होगा, तो उसका हो सकता है जो बिहेवियर होगा, उसका जो सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स होगा वो अलग हो। द मॉडल डज नॉट कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल लाइफ मोरल डिसीजन, इस ये जो मॉडल है आप इसमें रियल लाइफ मोरल डिसीजन कैप्चर नहीं कर सकते, है ना। ये सिर्फ जो उन्होंने स्टेजेस दी थी ये सिर्फ आइडल मोरल रीजनिंग पे थी, रियल लाइफ में पीपल कैसे उनके इमोशन है, सिचुएशंस है, इस सब के बेस पे नहीं थी, कैसे बिहेव करते हैं। नॉट एवरीवन रीचेस पोस्ट कन्वेंशनल, देखो पोस्ट कन्वेंशनल तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो हाईएस्ट है ना, इज द हाईएस्ट, बट रियलिटी में मोस्ट पीपल स्टे एट द कन्वेंशनल, ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल और मोरली गुड, अच्छे बच्चे, गुड ओरिएंटेशन हो गई, कन्वेंशनल जो हो गई वहीं तक ही सीमित है। फाइनल स्टेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मोरल मैच्योरिटी, ज़रूरी नहीं है मोरल मैच्योरिटी के लिए फाइनल स्टेज तक पहुंचना ज़रूरी है। क्लियर हो गई आपको? कन्वेंशनल स्टेज यानी कन्वेंशनल लेवल यानी स्टेज 4 तक की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपका वही आ गया एक्सचेंज, गुड एंड बॉय, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रूल्स फॉलो, ये सारी चीज़ें हो गई। क्लियर? अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है जेरोम ब्रूनर्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना था कि लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जो बच्चा लर्न करता है बेस्ट कब करता है, जब वो डिस्कवर करता है खुद से
डिस्कवर नॉलेज बाय देमसेल्फ, यानी खुद से ही डिस्कवर कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो बच्चा तब ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ऐसा ब्रूनर का कहना था। इनके 3 मॉडल्स से कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड, सिंबॉलिक मोड। इनएक्टिव मोड में आ जाएगा बर्थ टू 3 इयर्स, आइकॉनिक मोड में 3 to 6, सिंबॉलिक में 7+। देखो 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है एग्जाम्स में, है ना, सब में थोड़ा बहुत तो रहता ही है 1 साल का, उस अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट करिएगा। ब्रूनर का कहना था जो बच्चे हैं वो जो वर्ल्ड है, ठीक है ना, ब्रूनर एक्सप्लेन दैट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन 3 स्टेज। उन्होंने बोला था जो बच्चे हैं वर्ल्ड को समझते हैं 3 स्टेजेस में, जिसको उन्होंने बोला मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं क्या है ये। पहली आ जाती है इनएक्टिव मोड, बर्थ टू 3 इयर्स। लर्निंग थ्रू एक्शन, इसमें बच्चे एक्शन से समझते हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय डूइंग थिंग्स लाइक अ शेकिंग अ रेटल, क्रॉलिंग और टचिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, बच्चा कोई चीज़ ली हाथ में, उसे शेक कर रहा है, ठीक है ना, आवाज़ हो रही है, क्रॉल कर रहा है, कोई चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई चीज़ें रखी हुई, उसे छू रहा है, उससे क्या कर रहा है बच्चा, लर्न कर रहा है, सीख रहा है कैसे, एक्शन से, खाली नहीं बैठा हुआ। हाथ कोई बोतल है, ठीक है, उसको शेक करने लगा, ठीक है, कोई डिब्बी है उसमें कोई खाने की चीज़ है, मैं कह रही कैंडीज ही है, शेक कर रहा है, साउंड होगी, क्रॉल करेगा, चीज़ों को छुएगा और सीखेगा, खुद से सीख रहा है ना, बेस्ट वही है। नॉलेज इज स्टोर्ड एज मसल मेमोरी और फिजिकल मूवमेंट। जो नॉलेज है कैसे स्टोर होगी, मसल मेमोरी और फिजिकल मूवमेंट से। कैसे समझते हैं, जैसे अ बेबी रिमेंबर हाउ टू ओपन अ कबोर्ड बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन। एक बार कबोर्ड ओपन करी, ठीक है, फिर बंद करी, फिर ओपन करी, फिर बंद करी, फिर क्या हुआ, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, नॉलेज बच्चे को समझ आ रहा है कैसे कबर्ड ओपन हो रही है और बंद हो रही है, तो बच्चा सीख रहा है, खुद से सीख रहा है ना, बार बार बंद करेगा खोलेगा, होता है ना, बच्चा एक बार सीख जाए, बार बार बंद करेगा खोलेगा, बंद करेगा खोलेगा, तो बच्चा खुद से सीख रहा है, ठीक है ना। बेस्ट क्या है, जब बच्चा खुद से सीख रहा है, एक्शन से सीख रहा है, टच करके ऑब्जेक्ट को सीख रहा है। सेकेंड आ जाएगा 3 to 7 ईयर्स, यानी आइकॉनिक मोड। इसमें बच्चा इमेजेस से और विजुअल से देख के सीख रहा है। Children start recognizing and understanding things by pictures, icons and mental images. No need for action, just visual memories enough. अब बच्चा क्या है, देख के, आप पिक दिखा रहे हैं, विजुअली कुछ देख रहा है, कोई स्टोरी हो गई, ठीक है ना, प्रोजेक्टर में कुछ दिखा रहे हैं बच्चों को स्टोरी, तो बच्चा उसे देख के सीख रहा है। अब बच्चा सीखने लगा है, रिकॉग्नाइज यानी पहचानने लगा है, समझने लगा है पिक्चर्स को। फ्रूट्स की आप पिक्चर सिखा रहे हैं, अब बच्चा समझने लगा ये एप्पल है, ये बनाना है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड हैं। अब आप बोलेंगे बर्ड, फ़ौरन उसके माइंड में इमेज आ जाएगी बर्ड की। एप्पल बोलेंगे, फ़ौरन उसके माइंड में एप्पल की इमेज आ जाएगी, कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, मेमोरी जो है उसकी वही इनफ है। अ चाइल्ड रिमेंबर्स एन एप्पल बाय इट्स शेप एंड कलर नॉट बाय टेस्टिंग इट। अब जो बच्चा है उसे सेब उसकी एप्पल जो है उसकी शेप और कलर से माइंड में सेट है कि एप्पल रेड कलर का है, उसकी शेप कैसी है, अब उसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बता सकता है कि हाँ ये एप्पल है, अब वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगी सिंबॉलिक मोड, 7+ ईयर्स, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड लॉजिक। अब लर्निंग किससे हो रही है, लैंग्वेज से, सिंबल और लॉजिक से। Children begin to think abstractly, use words, number and concepts to solve problems. They don't need picture or action, just symbols and ideas. अब बच्चा क्या है, लैंग्वेज से, सिंबल से और लॉजिकली सीखने लगा है, लर्न करने लगा है। अब बच्चे को वर्ड्स, नंबर, कॉन्सेप्ट, जो प्रॉब्लम है उसे वो एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगा है। मतलब कॉन्क्रीट होता है जब आप ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जब आप टच नहीं कर सकते, आप सोच कर ही उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं, वर्ड्स और नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। अब उसे पिक्चर और एक्शन की, सिंबल या आइडिया की नीड नहीं है, अब वो एब्स्ट्रैक्टली सोच कर ही चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ चाइल्ड अंडरस्टैंड द वर्ड जस्टिस इवन दे कांट सी और टच। अब जस्टिस वर्ड है, अब वो समझ रहा है जस्टिस का मतलब क्या है। 7+ ईयर्स हो गए ना, ये थोड़ी होंगी 7 साल का ही है, 7+ ईयर्स हो गए सिम्बॉलिक मोड, ठीक है ना। अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा बेच के। ये भी नहीं कहूँगी एग्जैक्ट 7 साल का बच्चा होते ही एकदम बोलेंगे जस्टिस, तो अब वो समझेगा जस्टिस को, तो उसको टच करने की ज़रूरत थोड़ी है कि जस्टिस क्या है, उसे छू के समझेगा। अब वो समझने लगा है, एब्स्ट्रैक्टली समझने लगा है,
कोई चीज़ थोड़ी है जस्टिस की, बस छुआ और ये जस्टिस है, ऐसा तो नहीं है। अब वो समझेगा प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को लॉजिकली बच्चा सोचने लगा है, सीख गया है वो। अब जो लर्निंग होगी लैंग्वेज और सिंबल और लॉजिक से होगी। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक हमारी ब्रूनर कोलबर्ग की थ्योरी फिनिश होती है। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से। कैरोल गिलियन, प्राइमरी क्रिटिक ऑफ लॉरेंस थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज। चलिए बताइए, जो इन्होंने कैरोल गिलिगन हैं, उन्होंने जो क्रिटिक था लॉरेन कोलबर्ग थ्योरी पे, जो मोरल डेवलपमेंट पे था, क्या था वो सिचुएशन? इट इज़ सिचुएटेड अगेंस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बेस पे था, या फिर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड ऑन चिल्ड्रन, इट डज नॉट प्रपोज डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इट डज नॉट लिंक कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। देखो सीटेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। मैंने भी पेन ले लिया। क्या होगा? किस बेस पे थी इन्होंने क्रिटिक किया था, क्यों किया था, क्यों करा था इन्होंने आर्ग्यू कोलबर्ग से? क्योंकि इन्होंने फीमेल को इग्नोर कर दिया था भाई, इन्होंने मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ना हर चीज़ में। मेल्स की सोच क्या है, फीमेल्स को तो इग्नोर कर दिया, वो क्या सोच रही हैं। तो इट इज़ सिचुएटेड अगेंस्ट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। क्लियर? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोरल डेवलपमेंट द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट में जो बात हो रही है, ठीक है ना, जजमेंट की क्वेश्चन क्या सही है क्या गलत है, वो क्या है? मोरल रियलिज्म, मोरल रीजनिंग, मोरल क्राइसिस या मोरल डिलेमा। सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा। इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग ही तो है, क्या सही है क्या गलत है, जब आप डिसीजन ले रहे हैं क्या है, मोरल रीजनिंग है। डिलेमा वो हो गया जब, जैसे हैंस डिलेमा हो गया, एक डिलेमा में डाल दिया कि उसने जो किया वो सही था या नहीं, बात हो रही है सही गलत की। इसमें डिलेमा में डालना अलग चीज़ हो गई और रीजनिंग अलग चीज़ हो गई, है ना, दोनों अलग हो गई। आगे बढ़े। देखो ये सीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है? रोल कन्फ्यूजन ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। बताइए इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है कोलबर्ग की? अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सल है, पनिशमेंट ओबीडियंस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन भाई हमने रोल कन्फ्यूज़न जैसी तो कोई भी स्टेज नहीं पढ़ी है ना। ऐसी कोई स्टेज हमने कोलबर्ग में नहीं पढ़ी, आगे हो सकता है पढ़े, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ी है। तो ये कोलबर्ग का स्टेज जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट। रूल्स को ऑबे कर रहे हैं, मान रहे हैं ताकि पनिशमेंट अवॉइड हो, पनिशमेंट से बचने के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जल्दी बताइए, प्री कन्वेंशनल होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल होगी, कन्वेंशनल होगी या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये HTET 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, HTET का ये होगी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें बात किस लिए मानी जा रही है? ताकि पनिशमेंट ना पड़े, मम्मी पापा से डांट नहीं पड़े। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ थिंकिंग। इनमें से कौन सा मोड ऑफ थिंकिंग नहीं है? ये HTET PRT में आया हुआ है 2021 में। इनएक्टिव, न्यूमेरिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। जल्दी बताओ, अभी हमने पढ़ा है, देखिए हमने अभी पढ़ा था, जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने जो दिया था 3 मॉडल थिंकिंग के, वो क्या थे? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। न्यूमेरिक नाम का उन्होंने कोई भी मॉडल नहीं दिया है, तो इस बात पे ध्यान दें। कोलबर्ग से ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपका, ब्रूनर से आएगा, कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाते हैं, वाइगॉस्की पे आज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट से ज़रूर आता है, हेरिडिटी से ज़रूर आता है क्वेश्चन, स्टेजेस से लेके भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो कुछ मिस मत करो, सब पढ़ लो, है ना, अच्छे बच्चे बन के डेली क्लास अटेंड करा करो। 6th क्वेश्चन है, सीधे देखो 2022 में आया हुआ है ये। अमंग द फॉलोइंग विच मॉडल इज एन इनडायरेक्ट
वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी that uses a structured inquiry process and is based on the work of Jerome Bruner. इनमें से कौन सा है मॉडल जो क्या है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है? जल्दी बताओ। विच मॉडल इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो यूज़ हो रही है? क्या यूज़ कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी प्रोसेस जो बेस है ब्रूनर के काम पे। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, कॉर्गेनाइजर मॉडल या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल? जल्दी बताओ। CTET 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज ए, क्या होगी? कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सोशल थ्योरी, ग्रांट थ्योरी या बिहेवियरिस्ट थ्योरी? CTET 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगी। क्या है ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी? देखिए ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, है ना। टच, फील, हमने मोड अभी पढ़े थे ना सारे, इनएक्टिव, सिंबॉलिक, आइकॉनिक। तो बच्चा खुद से कैसे सीख रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को। तो ये हो गई कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। चलिए आज की क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। अच्छी लगी हो क्लास और बाकी क्लासेस भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। और मिलती हूँ आपसे फिर कल, हम लोग मिलते हैं। और शाम को 7 बजे रहेगी वही क्लास अपने सेम टाइम पे। कल हम न्यू स्टार्ट करेंगे। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। चलो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कल हम ये चैप्टर करने वाले हैं स्टार्ट। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो, है ना, फिर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करें। चलिए फिर मिलती हूँ कल आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।